हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम आदिल अमीन है और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस फाउंडेशन यूट्यूब का एक ऐसा एक्सक्लूसिव चैनल जहां पर हम आपको क्लास 9th और क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी की पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कवर कराते हैं। साथ साथ आपके लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करते हैं ताकि आप अपने सीनियर क्लासेस में जब आप 11th और 12th में पहुंचेंगे, जब आप नीट के लिए अपेयर करेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू क्रैक द नीट इन अ सिंगल गो। एक अटेम्प्ट में आप नीट को क्रैक कर लोगे। तो बेसिकली बच्चे प्री प्लानिंग होती है। इफ यू आर इन क्लास 9th और इफ यू आर इन क्लास 10th, अगर आप 9वीं और 10वीं क्लास में हैं तो आप यकीन जानिए अपने लाइफ के सबसे बेस्ट फेज पे हैं। इसी फेज में आप सबसे ज्यादा एंजॉय भी करोगे और इसी फेज में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कैरियर ना डिसाइड भी होती है। तो 9th-10th एक फाउंडेशन होती है जो कि इनफैक्ट 11th-12th आपकी कैरियर डिसाइड करती है कि 11th-12th में आपने कैसा परफॉर्म किया, आपने क्या किया, वो आपका कैरियर डिसाइड करता है। तो इसीलिए 9th एंड 10th को इसलिए बेहतर ढंग से पढ़ना जरूरी है क्योंकि यही सारे बेसिक एजुकेशन हैं जो आपको 11th-12th में पढ़ना है। तो इसीलिए प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा और हमारे साथ हमारे इस वीडियो में कंटिन्यूअसली प्लीज बने भी रहिएगा। और उससे पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल @वेद साइंस से जरूर जुड़ें। वहां पर हम आपको रिपीटेडली असाइनमेंट्स अवेलेबल कराएंगे। साथ साथ आपको असाइनमेंट्स के साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, बहुत सारे हम आपको एजुकेशनल मटेरियल्स एंड गुडीज आपको वहां पर हम सप्लाई करेंगे जो कि आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बोर्ड एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो बच्चा आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टॉपिक क्लास 10th का। और वो चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको इस कोरोना ने अगर सबसे ज्यादा मार पड़ी है इंडियन इकोनॉमी के अलावा, है ना, तो वो इस चैप्टर 7th पे पड़ी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में आपके इस चैप्टर को रिमूव कर दिया गया था। पिछले जो क्लास 10th की जो सिलेबस थी उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हटा दिया गया था। बट इस चैप्टर को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि कोरोना के कंडीशन में मास्क लगाना। क्योंकि बच्चा, इफ यू वांट टू बी अ गुड न्यूरोसर्जन, और या अगर न्यूरो साइंस के ऊपर आपको आगे फर्दर स्टडी करनी है, या इन केस आपका अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को ठीक से नहीं समझा, तो फर्दर फ्यूचर 11th-12th में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर आप क्लास 9th में भी हैं, 10th में हैं, या आप 11th में भी आ गए हैं, तो ये चैप्टर आई गेस कि आप शायद छोड़ के आ गए होंगे। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बेसिकली जो आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एट द नेम सजेस्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपकी बॉडी कंट्रोल्ड एक स्पेक्ट्रम में काम करती है। आप अनकंट्रोल्ड कुछ भी नहीं करे चले जा रहे हो। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपकी बॉडी के अंदर में। क्या है? एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS कहते हैं ना उसको आप। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपकी बॉडी में जो आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रही है और कोऑर्डिनेटेड फैशन में आपकी बॉडी एक्ट कर रही है, काम कर रही है। तो ये कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है पता है आप लोगों को? यस, ऑफ कोर्स, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है जी, तो ये दो मेजर कंपोनेंट्स हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। और इन सब के बीच में बच्चे इंटरकनेक्शन कैसे होता है? वो होता है नर्व टिश्यू, दैट मींस न्यूरॉन्स की हेल्प से। न्यूरॉन्स की हेल्प से। एंड आई होप कि आपको न्यूरॉन्स के बारे में एक आइडिया तो जरूर ही होगा। ठीक है जी, तो बेसिकली ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यही पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेटेड फैशन में उसकी एक अपनी एक एक्टिविटी होती है। दैट्स व्हाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज द कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और इसीलिए ये चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चा, एक चीज और मैं आगे बढ़ने से पहले एक चीज और आपको बता दूं। आपको पता चल गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। आपको पता है कि ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड आर दी मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन इसके अलावा एक और नर्वस सिस्टम है जिसको हम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी बच्चे नर्व्स का ही इस्तेमाल होता है, न्यूरॉन्स का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन उनमें जो न्यूरॉन्स का इस्तेमाल होता है वो क्रेनियल नर्व्स होता है। क्रेनियल नर्व्स होते हैं, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना सा समझ लीजिए कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो कोऑर्डिनेशन होती है, जो कंट्रोल होता है, वो CNS कंट्रोल करता है विद द हेल्प ऑफ, इसका मेजर कंपोनेंट क्या है?
इनको जो हेल्प करता है एक्चुअली, जो इन्फॉर्मेशन को लेकर के ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन से इन्फॉर्मेशन को वो वापस एक्शन के लिए पहुंचाता है, वो सारा काम कौन करता है? ये न्यूरॉन करता है ना। तो आप ऑफ कोर्स बॉडी के अंदर मूवमेंट देखते होगे, है ना, आप बॉडी के अंदर मूवमेंट देखते हो। मैं अभी बोल पा रहा हूं, आप सुन पा रहे हो, आप आंखों से देख पा रहे हो। ऑफ कोर्स जब आपको लग रहा होगा कि लाइट, अगर आप अंधेरे में देख रहे होगे तो आपकी प्यूपिल जो है वो कंट्रैक्ट हो जा रही है। तो ठीक है, ये इस तरह की बॉडी के अंदर चेंजेस होती हैं, बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कोऑर्डिनेटेड होती हैं आपके ब्रेन से, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अब आप बहुत सारी चीजों को आप देखते होगे कि प्लांट ग्रो करती है ना, एनिमल्स के अंदर मूवमेंट होती है। तो देखिए, ग्रोथ एंड मूवमेंट में फर्क है। ग्रोथ एक सर्टेन क्या होता है कि बॉडी की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ का अपना एक सर्टेन एक्सटेंट होता है, ठीक है। मूवमेंट जो होती है आपके बॉडी के अंदर, जैसे वो आपका एक कोऑर्डिनेटेड फैशन होती है। मूवमेंट इज अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। इनफैक्ट ग्रोथ भी एक काइंड ऑफ कोऑर्डिनेटेड फैशन है, मतलब ग्रोथ एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही हो सकती है, ठीक है। मतलब कोई भी चीज ऐसा तो नहीं है कि बहुत अनकंट्रोल ग्रो होती है, लेकिन एक चीज है जो बहुत अनकंट्रोल ग्रो करती है, वो है कैंसर सेल्स, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चा, आगे बढ़ने से पहले हम जरा न्यूरॉन के बारे में देख लेते हैं कि जो उसका मेजर कंपोनेंट है, जो कि देखिए, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर कौन रहा है? वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कर रहा है, लेकिन वो कैसे कर रहा है? वो इन्हीं कनेक्शन, जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन कैरियर है, जो वायर्स हैं आपके बॉडी के अंदर के, वो यही न्यूरॉन्स हैं। इन्हीं के जंक्शंस, लॉन्ग न्यूरॉन्स हैं, है ना, नर्व फाइबर्स हैं, जो आपके बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। तो बच्चा, न्यूरॉन के बारे में आई होप बच्चा लोगों को स्ट्रक्चर ऑलरेडी पता है। तो ये एक न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख रहे हो कि ये क्या है बच्चा? ये एक सेल बॉडी है, ठीक है, इसका एक सेल बॉडी, और ये तो न्यूक्लियस है। ये क्या है? ये क्या है? डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स क्या है? ये डेंड्राइट्स। और यही डेंड्राइट्स जो है बच्चा, यही बेसिकली, है ना, इंपल्सेस को किनको? इंपल्सेस को, दैट मींस जो इंपल्सेस, मैं आपको ऐसे समझा लूं कि जो चेंजेस हुए ऑफ कोर्स, उन चेंजेस को, इंपल्सेस को, जो चेंजेस हुए उसकी वजह से इंपल्स जो जनरेट हुआ, वो इंपल्स इसी डेंड्राइट के जरिए ट्रैवल करता हुआ ये एक्सॉन से होते हुए ये नर्व एंडिंग तक आता है ना। व्हाट इज दिस इज नर्व एंडिंग। ये चीज समझ में आ गई? अभी मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करता आपको चलूंगा। आप फिलहाल ये समझिए न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, दिस इज समवेयर लाइक, एंड इट इज द लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, इन ह्यूमन बॉडी। उसमें आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज अ सेल बॉडी। जो मेजर इंपल्स के रिसेप्टर्स हैं, वो ये है डेंड्राइट्स। क्या है? जो मेजर इंपल्सेस जो न्यूरॉन्स के अंदर आते हैं, ठीक है, और यहां से आते हुए फिर ये ट्रैवल करते हुए नर्व एंडिंग तक पहुंचते हैं, ठीक है। इसी तरह से इंपल्सेस का, और अभी इंपल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंपल्स कैसे जनरेट होती है, ये भी मैं बताता हूं आपको। आज पूरी एक्सप्लेन कर ही देता हूं मैं आपको। अब आपको पता है बच्चे, इसके ना बाहर एक कवरिंग होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं माइलिन शीथ। क्या कहते हैं? माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ क्या होता है ना बच्चा, ये एक फैट का लेयर होता है, ये एक इंसुलेटिंग एजेंट होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जो यहां से ट्रैवल कर रही है ना बच्चा, वो इलेक्ट्रिक इंपल्स को ना ये बाहर नहीं निकलने देता, ठीक है, ये बाहर नहीं निकलने नहीं देता। ये माइलिन शीथ एक, क्योंकि फैट एक इंसुलेटर की तरह काम करता है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। तो ये एक जो माइलिन शीथ है, एक फैट है, और ग्लियाल सेल होता है, ग्लियाल सेल, ठीक है। यही ग्लायल सेल बेसिकली इन माइलिन शीट्स को बनाने में हेल्प करता है, और ये जो ग्लायल सेल होता है, ये नर्व सेल के पास में मौजूद होता है, और इसके फंक्शनिंग में इसको हेल्प करता है, ठीक है बच्चा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर था न्यूरॉन का, समझ आया? चलिए, अब मैं आपको जरा इंपल्सेस के बारे में बताऊं कि ऑफ कोर्स बच्चे, इंफॉर्मेशन आपके रिसेप्टर्स के, बॉडी के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं आपके टंग के ऊपर गस्टेटरी रिसेप्टर्स है ना, जो टेस्ट को आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाता है आपके ब्रेन तक। आपकी नाकों के अंदर में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, जो आपकी स्मेल की इंफॉर्मेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो देयर आर सम रिसेप्टर्स। आपके स्किन पे रिसेप्टर्स हैं, आपकी आईज के अंदर में रिसेप्टर्स हैं, है ना, आपके ईयर्स के अंदर में रिसेप्टर्स हैं। तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं जो कि इंपल्सेस को, है ना, जो कि बेसिकली बाहर से हो रहे इन्वायरमेंटल चेंजेस को कहां तक पहुंचाता है? ब्रेन तक पहुंचाता है। तो आपके बॉडी में ये सारे रिसेप्टर्स हैं। कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? आपकी आपके यू हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं आपके बॉडी के अंदर। स्किन भी है, आपका आईज है, आपका टंग है, आपका
नोज है, तो ये सारे आपके बेसिक क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। तो ये बेसिकली रिसेप्टर्स हैं। तो आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर समझ में आया, जो स्मेल को, और गस्टेटरी कौन सा होता है, जो आपके टेस्ट को इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। तो बच्चे इनके ऊपर अगर कुछ चेंजेस होगी ना, इनके ऊपर अगर कुछ चेंजेस होगी तो बेसिकली क्या होगा, इनके ऊपर ना कुछ एक एक्स्ट्रा स्टिमुलस लगेगा। स्टिमुलस कौन सा हो सकता है, या हो सकता है कि उसके ऊपर कोई केमिकल चेंजेस हो। जैसे आप कुछ चीजें खाते हो तो उसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं, तो आपके ये जो आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो लोब्स होते हैं, उनके ऊपर वो रिसेप्टर्स लगे हुए रहते हैं, वो रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं ब्रेन तक। ठीक है जी। तो वो हो सकता है केमिकल रिसेप्टर्स, तो ये कीमो रिसेप्टर्स आप इसको कह सकते हो, इसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस होती हैं। नाक के अंदर भी होते हैं, नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। उसके बाद कानों के अंदर आप देखिएगा तो कानों के अंदर भी रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन वो प्रेशर को वेव्स एंड प्रेशर को वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो ये इंफॉर्मेशन वो वहां तक पहुंचाते हैं। स्किन के ऊपर बहुत सारे के रिसेप्टर्स भी होते हैं, प्रेशर को ये डिटेक्ट करते हैं। हीट, थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन के ऊपर। तो ये सारे रिसेप्टर्स हैं जो बाहर से स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये समझ में आया कॉन्सेप्ट बच्चा लोगों को। ठीक है, उस स्टिमुलस की वजह से, इन रिसेप्टर्स पर, उस स्टिमुलस की वजह से हमारे बॉडी पे जो प्रेजेंट रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर कुछ चेंजेस होती हैं। उन चेंजेस की वजह से उन रिसेप्टर्स के है ना इंपल्सेस जनरेट होती है, उनके ऊपर एक इंपल्सेस जनरेट होती है। और इंपल्सेस बेसिकली आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। मैं एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दूं कि इंपल्सेस में क्या होता है ना बच्चा, कि आयन का ना पोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन होता है। दैट मींस आयंस का इनसाइड मूवमेंट और कुछ आयंस का बाहर जाना, यही होता है बेसिकली डीपोलराइजेशन एंड पोलराइजेशन। उसकी वजह से इंपल्स जनरेट होता है। और यही इंपल्स, अब देख लीजिए, अब इंपल्स तक बात समझ में आ गई। यही इंपल्स फिर यहां इसी डेंड्राइट से एंटर करता है, इसी डेंड्राइट से एंटर करता है और इस सेल बॉडी से होते हुए, एक्सॉन से होते हुए, नर्व एंडिंग से होते हुए एक न्यूरल में पास कर जाता है। अब एक और टर्म मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से बहुत समझिएगा। उसको हम कहते हैं साइनैप्स। क्या कहते हैं? साइनैप्स। चलिए देखिए, इस साइनैप्स के बारे में समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए, ये एक न्यूरॉन है, इसके जस्ट पीछे एक और न्यूरॉन होगा। सारे न्यूरॉन्स आपस में इसी तरह कनेक्टेड होते हैं। अब इसका मैं यहां पर आपको एक डायग्राम बना करके दिखा देता हूं। चलिए आप यहां से देख लीजिए। मान लिया ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है और ये इसकी नर्व एंडिंग है। ठीक है जी, यहां तक तो कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद एक और यहां पर न्यूरॉन होगा, है ना, और ये आपस में याद रहिए डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये जो बेसिकली जो जंक्शन होता है, यानी नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में जो इस इंपल्स का पास ऑन होता है, इसी को हम साइनैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल साइनैप्स? के बारे में आपने क्या समझा? साइनैप्स के बारे में आपने क्या जाना? साइनैप्स क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच में, दो न्यूरॉन्स के बीच एक जंक्शन होता है, जहां पर ये दोनों मिलते नहीं है, लेकिन जंक्शन क्या होता है? उस जंक्शन पे क्या प्रेजेंट होता है? एक न्यूरॉन का होगा डेंड्राइट और दूसरे न्यूरॉन का नर्व एंडिंग। तभी तो बच्चे देखिए, मान लिया तो यहां से इंफॉर्मेशन क्या है, यहां से ट्रैवल करती हुई यहां आई, फिर यहां से ट्रैवल करती हुई इधर आई। तो इस तरह से ही जो है इंफॉर्मेशन, दैट मींस क्या, इंपल्स जो है वो ट्रैवल कर रही होती है। तो आपको समझ आया साइनैप्स क्या होता है? साइनैप्स जो है बच्चे, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक इंपल्स का एक्सचेंज होना। इस वाले न्यूरॉन से इलेक्ट्रिक इंपल्स आती हुई गई और नर्व एंडिंग से ये इलेक्ट्रिक इंपल्स जो है ये दूसरे वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ट्रांसफर कर दी गई। इसी को हम कहते हैं साइनैप्स। क्या लिख लीजिएगा, अगर डेफिनेशन की बात आएगी तो आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक इंपल्स, या इंपल्स आप लिख लीजिए। इंपल्स ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन न्यूरॉन फ्रॉम द नर्व एंडिंग। Electric impulse being transported from the nerve ending to the dendrite of the other neuron is known as synapse. Information traveling from nerve ending of one neuron to the dendrite of the consecutive neuron is known as synapse. यहीं से इंफॉर्मेशन इन तक चली गई। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चे, इनके बीच में ना एक स्पेसेस होता है, स्पेसेस होता है, ठीक है। ये डायरेक्टली आपस में एकदम कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ज्वाइंट नहीं होते हैं, स्पेस होता है। और इनके बीच में ना बच्चे यहां पर काम आता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का, न्यूरोट्रांसमीटर्स का, जो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। तो यहां पर वो बेसिकली एसिटाइल कोलिन होता है, एसिटाइल कोलिन, या नॉर एपिनेफ्रीन, नॉर एपिनेफ्रीन भी होता है। आप सीनियर क्लासेस में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। नॉर एपिनेफ्रीन,
ठीक है, ये हेल्प करता है। तो दो आपको न्यूरोट्रांसमीटर्स मैंने आपको बताया, एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दो तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो इन्हीं साइनेप्स जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चा? इन्हीं साइनेप्स के जंक्शन पे प्रेजेंट होते हैं, और जो कि क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिक इंपल्स को नर्व एंडिंग से दूसरे वाले डेंड्राइट न्यूरॉन के डेंड्राइट पे ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ साइनेप्स। समझ आया या नहीं आया? आई होप के बच्चे लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है। ठीक है, न्यूरॉन का आइडिया समझ में आ गया है लोगों को। ठीक है, और साइनेप्स भी आप समझ चुके हैं कि व्हाट एग्जैक्टली साइनेप्स। साइनेप्स का डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ इंपल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अनदर न्यूरॉन, दैट इज फ्रॉम नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन टू द डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। ठीक है, और उसमें हेल्प कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स लाइक एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एसिटाइलकोलिन, यहां मैं साफ साफ लिख देता हूं, एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये दो तरह के बच्चे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो साइनेप्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ आ गया? साइनेप्स समझ में आ गया ना? दो न्यूरॉन्स के बीच में है ना जंक्शन, दो न्यूरॉन्स का जो जंक्शन होता है वो साइनेप्स कहलाता है, और इसी जंक्शन पर है ना इंफॉर्मेशन, इंपल्सेस इंफॉर्मेशन क्या है? यही इंपल्स तो है। और यही इंपल्स कहां जनरेट हुआ था? रिसेप्टर्स पे हुआ था। और रिसेप्टर पे क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पर कोई केमिकल चेंज हुआ था, या वहां पर कोई प्रेशर चेंज हुआ था, या वहां पर कोई टेम्परेचर चेंज हुआ था, कुछ तो हुआ था, तभी तो ये इंपल्स जनरेट हुआ रिसेप्टर के ऊपर। और रिसेप्टर से जुड़े हुए होते हैं ये न्यूरॉन्स, और यही न्यूरॉन्स जो होते हैं फिर ये जो उस प्रेशर की वजह से, उस चेंज की वजह से जो इंपल्स जनरेट हुआ ना बच्चा, वही इंपल्स फिर इन न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करता हुआ कहां तक लाया जाएगा? आपके स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड से फिर उसको ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, चलिए यहां तक बच्चा लोगों को बात समझ में आ गई? आ गई ना? आ गई। चलिए नेक्स्ट कुछ है और समझाने के लिए? अब देखिए एक और टर्म है न्यूरॉन के अलावा जो आपको बेसिक आइडिया आपको हेल्प करेगी आगे समझने के लिए, वो है बच्चा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये देख लीजिएगा बच्चा, इस पे ध्यान दीजिएगा। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है ये। ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? न्यूरॉन एंड मसल्स। ठीक है, ऑफ कोर्स क्या होगा कि आपके अंदर बॉडी के अंदर मूवमेंट होगी ऑफ कोर्स। अब एक बात बताइए, आपने अगर आपके आईज पे अगर कोई लाइट मारेगा, ऐसे कोई आपके ऊपर हाई बीम की लाइट मारेगा, तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, या तो पहले प्यूपिल कम हो जाएगा, अगर अमाउंट ऑफ लाइट उससे भी ज्यादा हो गई तो आप आंखें बंद कर लोगे। दिस इज व्हाट यू विल डू। तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है? मसल्स है ना, तो वो मसल्स क्या है? एक्शन करती है और बंद होती है, खुलती है। तो बेसिकली यही जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ना बच्चे, ये ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली यही होता है। इसमें बच्चे मैं आपको बता दूं कि ये जो मोटर नर्व्स होता है, अभी आगे मैं आपको जब रिफ्लेक्स एक्शन समझाऊंगा तो वहां आपको मैं मोटर नर्व का आइडिया जरूर दूंगा। ठीक है, तो बेसिकली ये मोटर जो ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है बच्चे? ये मसल्स, ठीक है, और न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन होता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। नाम ही सजेस्ट कर रहा है, न्यूरॉन एंड मसल्स का जो जंक्शन होगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होगा। इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक आएगी ना बच्चा। ब्रेन से इंफॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करेगी? साइनेप्स के थ्रू होते हुए ट्रैवल करती हुई आएगी, और कहां पर आएगी? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। अब इस वाले स्पेशल सार्कोलेमा सेल पर, मतलब जो आपका पार्टिकुलर जो सेल है जहां पर एक्शन होना है, तो वहां पर भी कुछ रिसेप्टर्स होंगे। तो बच्चा ये क्या करेंगे कि ये जो इंफॉर्मेशन इंपल्स लाएंगे, वो इस इंपल्स को क्या करेंगे? इन्हीं मसल्स पे ट्रांसफर कर देंगे, और ट्रांसफर कर देंगे तो उस ट्रांसफर की वजह से उनके अंदर कुछ चेंजेस होगा, और वो चेंजेस क्या होंगे? जैसे कि आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो। तो इसी को कहते हैं बच्चा हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो बच्चा लोगों को बात समझ में आ गई है? बच्चा लोगों को क्या समझ में आया? इस वीडियो में आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि आपके बॉडी के अंदर आपके अंदर मूवमेंट है, आप मूव कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, ये सारी चीजें कंट्रोल्ड हैं एंड कोऑर्डिनेटेड हैं। और ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर कौन रहा है? इसका मेजर कौन है? इसका मेन इंचार्ज कौन है? ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कौन है? आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, लेकिन इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को हेल्प कौन करता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में? वो करता है बच्चा न्यूरॉन। एंड न्यूरॉन होता क्या है? न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, और उसके अंदर बेसिकली डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड नर्व एंडिंग होते हैं। साथ साथ इसमें एक और एक्स्ट्रा टर्म मैंने आपको बताया, माइलिन शीथ, और ये क्लीवेज ऑफ रेनवायर कहलाता है। ये बात की बात है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, और मैंने एक और टर्म दिया आपको, ग्लायल सेल। ठीक है जी, तो यहां तक बच्चों को बात समझ। फिर मैंने एक टर्म आपको बताया, साइनेप्स। साइनेप्स क्या होता है बच्चे? दो न्यूरॉन्स के बीच में जब
कनेक्शन होता है ना, इंफॉर्मेशन इंपल्स जो ट्रैवल करती है उसी को हम साइनैप्स कहते हैं। और वो इंपल्स कैसे जनरेट होती है वो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया है। वो क्या वजह हो सकती है, वो थर्मो हो सकती है, थर्मो मतलब थर्मो रिसेप्टर्स हो सकते हैं, दैट मीन्स जो हीट को डिटेक्ट करेंगे। केमो रिसेप्टर्स हो सकते हैं जो आपके टंग पर होते हैं, जो बेसिकली केमिकल चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं, उसी के हिसाब से फिर टेस्ट करते हैं। फिर मैं आगे अभी फर्दर आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको ब्रेन के बारे में बताऊंगा, तो फिर मैं कनेक्शन एक वहां पे जनरेट करूंगा कि ताकि आप समझ पाओ। फिलहाल आपने बेसिक आइडिया समझ लिया है, आपने बेसिक आइडिया आपको समझ में आ गया है कि न्यूरॉन क्या होता है और आपकी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती कैसे है, और ये आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको समझ में आ गया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट इस वाली वीडियो का नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, जिसका कि नाम है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स बच्चे जब रिफ्लेक्स एक्शन की बात आएगी, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज अ काइंड ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट। इनवॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट्स दो तरह की होती हैं, वॉलंटरी होती हैं, इनवॉलंटरी होती हैं। वॉलंटरी का मतलब दैट यू कैन कंट्रोल इट, इनवॉलंटरी का मतलब यू कांट कंट्रोल इट। लाइक योर हार्ट मूवमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज इनवॉलंटरी। आपके इंटेस्टिनल मसल्स के अंदर जो मूवमेंट हो रही है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, दैट इज इनवॉलंटरी। लेकिन वॉलंटरी क्या होता है? विच यू कैन कंट्रोल। आप जिस चीज को छूना चाह रहे हो, हल्की गर्म लगी तो आप छुए रह जाते हो, हाँ भाई, आप कभी कभी पेन को चुभाए चले जाते हो। दीज आर काइंड ऑफ वॉलंटरी एक्शंस, ठीक है। तो बच्चा ऑफ कोर्स मैंने आपको क्या बताया था, देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, दूसरी चीजें। और एक चीज देखिएगा, बात समझिएगा कि अगर कोई स्टिमुलस मिला, अगर किसी गर्म चीज को आपने छुआ, ऑल ऑफ अ सडन आपने किसी बहुत गर्म सी चीजों को छुआ और फट से अपना हाथ हटा लिया, तो दैट मीन्स यहाँ के रिसेप्टर्स इस मस्कुलर के रिसेप्टर्स, दैट मीन्स यहाँ पे कौन से थर्मो रिसेप्टर्स होगा जो हीट को डिटेक्ट करता है। तो यहां से रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन को लेके गए, ले जा करके कहां तक पहुंचाया वो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि देखिए यहां से रिसेप्टर्स ट्रैवल करता हुआ कहां तक आएगा, पहले स्पाइनल कॉर्ड तक आता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद से फिर वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है, ठीक है। तो बेसिकली अब आप देखिएगा कि जैसे कि और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो। अगर आप शेर को देख लोगे, अचानक से खुली जंगल में आप चल रहे हो, पैदल चल के जा रहे हो, अचानक से देख लिया सामने शेर, आप शेर को देखोगे तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन निकलेगा? भागोगे ना, वहां से डरोगे ना। तो दीज आर काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसमें बेसिकली होता क्या है। इसमें सबसे पहले तो आपको एक स्टिमुलस चाहिए, किसी भी तरह का एक स्टिमुलस मिलेगा, या आपको भूख लगी हुई है, कुछ अच्छी चीजें दिखेगी तो मुंह में पानी आएगा, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ स्टिमुलस क्या हो गया? स्टिमुलस डर हो सकता है, भूख हो सकती है, तो बहुत सारी चीजें स्टिमुलस हो सकती हैं, ठीक है। और स्टिमुलस कोई आपको प्यार से सर पे ऐसे करेगा तो वो भी एक काइंड ऑफ स्टिमुलस है, ठीक है। तो बेसिकली आपको स्टिमुलस मिला, जैसे आपको एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं। अगर आपको भूख लगी है तो वो कहां से न्यूरो रिसेप्टर्स कहां से एंटर करेगा? अगर आपको भूख लगी है, ऑफ कोर्स आपका भूख का अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपको भूख लगी हुई है, आपने किसी अच्छी चीज को देखा, जो चीज आप खाना पसंद करते हो, पिज्जा देख लिया आपने, तो आपके मुंह में पानी आता है, तो वो एक वो एक रिफ्लेक्स एक्शन है। लेकिन वो कैसे है? तो यहां से एक स्टिमुलस मिला उसको, आपके आंखों के जरिए एक स्टिमुलस गया, और वहां से बच्चे सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होता है? रिसेप्टर्स से क्या, कहां से? रिसेप्टर्स से स्टिमुलस क्या हो सकता है? चेंजेस हो सकती है, वेरिएशन हो सकता है। रिसेप्टर्स से स्टिमुलस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाता है, तो वो कौन सा न्यूरॉन्स कहलाता है? सेंसरी न्यूरॉन्स कहलाता है। और वहां से वो फिर कैलकुलेटेड आता, उसका एक आंसर आता है, ब्रेन उसको कैलकुलेट करती है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो बोलती है कि भाई तुम्हारा जो सबमैंडिबुलर जो ये आपका सैलिवरी ग्लैंड है, इससे सलाइवा निकलना शुरू हो जाए। तो फिर उसके बाद जो इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मोटर न्यूरॉन्स के जरिए फिर आपके रिस्पॉन्स जनरेट होती है। और यही मोटर न्यूरॉन्स जो होती हैं फिर वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आती हैं, ठीक है। जैसा आपको मैंने पिछले वाले डायग्राम में बताया था कि ये जो है ये एक मोटर न्यूरॉन है जो कि बेसिकली एक्शन। अच्छा एक चीज मुझे बताइएगा, यहां पर मैंने क्या बनाया, यहाँ एक माइटोकॉन्ड्रिया बनाया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्यों बनाया है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर? क्योंकि ऑफ कोर्स जब न्यूरोट्रांसमीटर्स अब आ जाएंगे यहाँ पर, जब इंपल्स आपके मसल्स तक पहुंच जाएगा, तो मसल्स को मूव करना है ना, एक्ट करना है ना, तो एक्ट करने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, इसलिए नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज यहाँ पर ज्यादा होते हैं, ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन, और ये एक रिफ्लेक्स आर्क है,
तो क्या हो रहा है, सबसे पहले रिसेप्टर से स्टिमुलस को सेंसरी न्यूरॉन्स ट्रैवल करते हुए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लाती है, वहां पर उसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर वहां से लेकर के फिर इसको है ना मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू आपके बॉडी के लिए रेस्पॉन्स जनरेट की जाती है, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रिफ्लेक्स एक्शन। कोई कंफ्यूजन है रिफ्लेक्स एक्शन में तो सवाल करेंगे, मुझसे पूछेंगे, ठीक है बच्चा लोग। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं रिफ्लेक्स एक्शन के एंड तक, जिसमें आप समझ चुके हो कि एक रिसेप्टर आपके बॉडी के ऊपर होगा। आप दूसरा एक एग्जांपल ले लो, किसी गर्म चीज को आपने छुआ तो दिस एक्ट्स एज अ रिसेप्टर, यहां से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती हुई किससे, सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए आपके ब्रेन तक पहुंचती है, ब्रेन से होते हुए फिर वही इंफॉर्मेशन फिर आता है उसका रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आपके दोबारा उसी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक आती है और एक इंपल्स जनरेट, जो इंपल्स जो है वो यहां तक आती है और आप अपना हाथ हटा लेते हैं। तो इसी को कहते हैं स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, और इसमें हेल्प कौन करता है, सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो रेस्पॉन्स है वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ला करके बॉडी के पार्ट तक पहुंचाया जाता है। एंड दिस इज हाउ अ बॉडी वर्क्स कोऑर्डिनेट, एंड दिस इज हाउ हमारी बॉडी जो है वो हमारे ब्रेन से कोऑर्डिनेटेड होती है। तो आई होप बच्चा लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा न्यूरॉन्स के बारे में, हमने पढ़ा रिसेप्टर। सबसे पहले तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक ब्रीफ आइडिया लिया कि बेसिकली होता क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको मैंने बताया कि एक ब्रेन होता है, एक स्पाइनल कॉर्ड होता है, उसके बाद उसके कनेक्टिव एजेंट्स न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के बारे में समझा, फिर हमने साइनेप्स को समझा, फिर हमने न्यूरो मस्कुलर जंक्शन को समझा, एंड देन फाइनली हमने क्या समझा, रिफ्लेक्स एक्शन। क्या समझा, रिफ्लेक्स एक्शन। तो आई होप बच्चा लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई है। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई दुविधा है मन के अंदर, तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे पूछिए, हमसे सवाल करिए। सवाल का उठना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए आपको कोई भी कंफ्यूजन यहां पर हुआ हो तो प्लीज आप हमसे सवाल करें, हम उस सवाल को सॉल्व करेंगे। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़े, ताकि वहां पर भी हम आपके साथ 1-to-1 आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सके। ठीक है बच्चा लोग, तो प्लीज डू ज्वाइन अस एट आवर टेलीग्राम चैनल @VedScience, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल आवर यूट्यूब चैनल वेद साइंस फाउंडेशन। और अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मेरा नाम आदिल अमीन है और आप देख रहे थे वेद साइंस फाउंडेशन। आप हमारे साथ हमारी इस वीडियो में अभी तक बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।